हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। और आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हुए फटाफट से ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए, मोटे तौर पे मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। अब हम चैप्टर को कंप्लीट करने के दृष्टिकोण से फटाफट से पैराग्राफ वाइज एक एक पैराग्राफ आपको फटाफट से समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फटाफट से इसको देखते हैं। वो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत आज आपको जिस स्थिति में दिख रहा है, आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या दिखता है। आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में हॉस्पिटल दिखते हैं, आज आपको बहुत सारे स्कूल दिखते हैं, आज आपको आईआईटी दिखता है, आज आपको इंडियन आर्मी दिखती है, आज आपको शॉपिंग मॉल दिखता है। आज के डेट में आपको क्या दिखता है? और आज के डेट में आपको रोड दिखता है, आज के डेट में आपको रेलवे दिखता है, आज के डेट में आपको एयरवेज हवाई जहाज़ वगैरह दिखते हैं। ठीक है, आज के डेट में आपको डिजिटल इंडिया भी दिखता है। अब हम फ़ोन वगैरह देखो कितना कर चुके हैं, हम इस क्षेत्र में भी आगे इस्तेमाल हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। आज के डेट में आपको इसरो दिखता है, जो मिसाइल और ये रॉकेट्स और इसके अलावा अपने सैटेलाइट वगैरह हम लॉन्च करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज की तारीख में आपको दिखती हैं। लेकिन जो आज का भारत है, जो आज की भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। उसको तैयार होने में बहुत सारा समय लगा है। इसलिए वो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। संरचना मतलब तैयार करना, बनाना। तो एक दिन में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना नहीं हुई है। इसकी मूल सूत्र से की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला हमें। हमारे देश को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। फिर वो कहता है कि उससे पहले जो आज़ादी मिली हमें इस 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमारा देश लगभग 200 सालों तक, 200 वर्षों तक अंग्रेज़ी शासन का गुलाम रहा। कौन से शासन का? अंग्रेज़ी शासन का गुलाम रहा। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया। क्या किया? शोषण किया। अब यहाँ पे मुझे आपको कुछ बताना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का। अब सोने की इस चिड़िया का मतलब क्या है यहाँ पे? सोने की इस चिड़िया का मतलब है यहाँ पे वो भारत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की। भारत या इंडिया हम कह सकते हैं। ठीक है, तो भरपूर शोषण किया और इस देश को जमकर लूटा। इस देश को जमकर लूटा, जिसके कारण भारत की आर्थिक विकास की गति मंदी या नगण्य हो गई, मंद या नगण्य हो गई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्होंने कैसे लूटा? इन्होंने लिखा ना, सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया। तो शोषण कैसे किया समझिए मोटे तौर पे। देखिए, होता क्या था, सबसे पहले तो मोटा मोटा देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन एक आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आपको ज़्यादा डेप्थ नॉलेज, जब आप गहराई से पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो आपको मज़ा भी आता है। तो समझिए, सबसे पहले एक कंपनी थी इंग्लैंड की एक कंपनी थी। ठीक है ना, अंग्रेज़ों की एक कंपनी थी और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी लगभग 1600 एडी में, मतलब लगभग 1600 ईस्वी में, जैसे अभी 2025 चल रहा है, इससे पहले 2000 रहा होगा, फिर 1900 रहा होगा, तो ऐसे लगभग 1600 एडी या एग्जैक्ट देखें तो 1608 के आसपास वो भारत आई। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए।
ये जो कंपनी है, जैसे आज इंडिया में जियो नाम की कंपनी है ना, रिलायंस नाम की कंपनी है ना, टाटा नाम की कंपनी है ना, वैसे ही ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक कंपनी थी। वो कंपनी भारत आई लगभग 1600 में, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। व्यापार में ये लोग क्या करते थे? तो व्यापार में ये लोग हमारे देश से मूल रूप से मसाले खरीदते थे। मसाले, मसाले समझते हैं आप? धनिया, हल्दी, जीरा, मिर्च, इसके बाद आपके पास में काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सारे इस प्रकार के मसाले खरीदते थे और इन्हीं मसालों को कुछ नहीं करते थे, ले जा कर के एज इट इज़ बेच देते थे, दूसरे देशों में बेच देते। अब इसमें ये मुनाफा कैसे कमाते? तो भारत में मान लो इन्होंने खरीदा कोई चीज़ 50 पैसे का, कितने का खरीदा? 50 पैसा का खरीदा, तो दूसरे देश में ये बेच देते थे उसे 1 रुपए का या कई बार 1.5 रुपए का। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत छोटा प्रॉफिट है, बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस हो रहा है। नहीं, आप समझो इसको, आप इसको प्रतिशत में देखो। मतलब 50 पैसा में कोई चीज़ खरीदा और बेच कितने में रहे हैं? 1 रुपए में। आप मुझे बताओ, अगर आज की डेट में मैं बोलूँ आपको कि आपको एक काम करना है, आपको कोई चीज़ मैं बेच दूंगा 1 लाख रुपए का, और आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा उसको मार्केट में डबल रेट पे बेच देना है और लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो 1 लाख का डबल कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो सीधा प्रॉफिट कितने का हो गया आपका? 100% का। 100% का प्रॉफिट हो गया सर। वैसे ही यहाँ देखो 50 पैसा का डबल कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तो 1 रुपया डबल मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये काम वो करते थे। धीरे धीरे जो इनको ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमा कमा के, मुनाफा कमा कमा करके बहुत बड़ी कंपनी हो गई। जब ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई तो इस कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से जलने लग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से जलने लग गए। कौन जलने लग गया? तो इंग्लैंड की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे वो लोग जलने लग गए। ये कुछ इस प्रकार है कि जियो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग चूंकि बहुत मोटा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, इसलिए जो भारत सरकार में जो लोग हैं, अमित शाह, मोदी जी या और भी बहुत सारे लोग जो हैं, वो लोग इस कंपनी के लोगों से जलने लग गए। जब जलने लग गए तो हुआ ये कि 1857 में क्रांति हुई और उस क्रांति को अंग्रेज़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कंपनी उतने अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाई। संभाल लिया, लास्ट में संभाल लिया, लेकिन अंग्रेज़ की सरकार की उनको मदद लेनी पड़ गई। तो 1857 में जो इंग्लैंड की सरकार थी, उस सरकार ने बोला कंपनी को कि अब तुम्हारी हुकूमत भारत में ख़त्म हुई, और इसके बाद 1857 के बाद से ले करके 1947 तक डायरेक्ट जो है वो वहाँ की सरकार, अंग्रेज़ी सरकार हमारे देश के ऊपर हुकूमत करने लग गई। तो बेसिकली पहले कंपनी ने बहुत सालों तक हुकूमत किया और फिर 1857 के बाद से वहाँ की सरकार ने हमारे ऊपर हुकूमत किया, और हुकूमत करके हमारे देश का शोषण किया। हमारे देश से वो कच्चा माल लेके जाते थे, और वो कच्चा माल वो लोग क्या करते थे? वो कच्चा माल से दूसरा माल तैयार करते और फिर वही माल हमें भी बेचते और दूसरे देशों को भी बेचते। एक बार इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कपड़ा बनाना है। कपड़े में क्या बनाना है सर आपको? आप मान लीजिए कि आपको शर्ट बनाना है, या मान लीजिए फिर आपको पैंट बनाना है, ठीक है। अब शर्ट, पैंट या कपड़ा कुछ भी बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर आप ये बनाना चाहते हो तो आपको कॉटन की ज़रूरत है, कपास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कपास की मदद से ही कपड़ा तैयार होगा और फिर शर्ट बनेगा उससे। तो कपास की जो खेती है, इसकी खेती भारत में होती थी। कहाँ होती थी? भारत में। और फिर अंग्रेज़ लोग क्या करते थे? अंग्रेज़ की सरकार क्या करती थी? कपास यहाँ के किसानों से खरीद लेती।
अब कैसा सिस्टम था इसमें, मान लो अंग्रेज़ों से भारत के लोगों से 1,00,000 रुपए में किसी वर्ष का जितना भी कपास का खेती हुआ भारत में, वो पूरा कपास इन लोगों ने खरीद लिया। कपास को क्या किया इन लोगों ने, ये कपास को लेके गए अपने देश में उस कपास की मदद से इन्होंने कपड़ा बना दिया, शर्ट बना दिया, पैंट बना दिया, और ये जितना भी सामान बनाया, इस सामान का अब पूरा कीमत हो गया मान के चलो 5,00,000 रुपया। अब ये लोग क्या करते थे कि इस 5,00,000 रुपए में से कुछ माल भारत के लोगों को बेचते, कुछ माल बेचते, और कुछ जो बच जाता या जो और भी बहुत ज़्यादा सारा जो बच जाता माल, वो दूसरे देशों में बेच देते। तो 1,00,000 रुपए का जो कपास उगाया गया, उसकी जो खेती हुई, उस खेती में जो मेहनत लगा, उस मेहनत के बदले जो पसीना बहा, खेत में जो समय लगाना पड़ा, रात रात भर जाग के खेत की जो रखवाली करनी पड़ी, खेत में जा कर के जो अपने पसीने से, मेहनत से, परिश्रम से जो खेत को सींचना पड़ा, वो मेहनत किसने की, भारत के लोगों ने। इन्होंने सिर्फ पैसा दे करके क्या कर लिया, खरीद लिया, और ख़रीद करके क्या बना लिया, कपड़ा, शर्ट, पैंट, ये सब बना लिया, और उसको कितने का बेच रहे हैं अब वो, 5,00,000 रुपए का। तो इस पूरे बिज़नेस में मुनाफा कितने का हो रहा है सर, ये मुनाफा हो रहा है 4,00,000 रुपयों का। और ये 4,00,000 रुपए किसके जेब में जा रहे हैं, तो ये 4,00,000 रुपए जा रहे हैं अंग्रेज़ों के जेब में। तो कुछ इस प्रकार से ये लोग शोषण करते थे भारतीयों का और भारत का। किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर, जब भारत के लोग खेती कर ही रहे थे, कपास उगा ही रहे थे, तो वो खुद ही कपड़ा क्यों नहीं बना लेते थे, खुद ही शर्ट क्यों नहीं बना लेते थे, खुद ही पैंट क्यों नहीं बना लेते थे। तो बच्चों, इसमें कर जो टैक्स होता है, टैक्स को लेकर के अंग्रेज़ों ने कुछ इस प्रकार का नियम सेट कर दिया था कि उस नियम के अनुरूप अगर हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, तो भारत में जितने भी ऐसे लोग थे जो कपास की मदद से कपड़ा, शर्ट, पैंट बनाते थे, उन सभी लोगों का व्यापार घाटे में जाने लग गया, उन सब को घाटा होने लग गया टैक्स के नियम के कारण, कर के नियम के कारण। वो नियम किसने बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया। किसके लिए बनाया, भारत के लोगों के लिए बनाया। वो क्यों बना रहे हैं नियम, क्योंकि वो भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं, इसलिए वो बना रहे हैं नियम। अब वो नियम के कारण भारत में जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं, शर्ट बनाने वाले व्यापारी हैं, पैंट बनाने वाले व्यापारी हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों के को बनाने वाले जो व्यापारी हैं, उनको नुकसान होने लग गया, और उन लोगों ने अपना काम धंधा बंद कर दिया। अब जब सोचो भारत में कोई ऐसा व्यापारी ही नहीं है, या पूरे भारत में 1-2 ही ऐसे व्यापारी हैं जो शर्ट, पैंट या कपड़ा बना रहे हैं, तो फिर वो पूरे भारत के लोगों को तो बेच नहीं पाएंगे, उतना तो वो बना नहीं पाएंगे। तो बाकी के लोग भाई नंगे तो नहीं घूमेंगे ना, कपड़ा तो चाहिए ना उनको। तो भारत के लोगों के लिए अंग्रेज़ों से कपड़ा, शर्ट, पैंट ये सब खरीदना मजबूरी बन गई। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया, भारत से कच्चा माल लिया, उस कच्चे माल की मदद से तैयार माल बना लिया, और उस तैयार किए हुए माल को भारत में भी बेचते और दूसरे देशों में भी बेचते, और मुनाफा कमाते मोटा। तो इसमें गरीब कौन होगा, गरीब भारत हो रहा है। अमीर कौन हो रहा है, अमीर अंग्रेज़ हो रहे हैं। इसीलिए आपकी किताब में वो लाइन लिखी हुई है कि अंग्रेज़ों ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया और जमकर भारत को नुकसान पहुंचाया, और फिर भारत का जो आर्थिक विकास है वो नगण्य हो गया, मतलब न के बराबर रहा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अच्छा, टैक्स को लेकर के अगर किसी बच्चे को समझना है या मन में डाउट आएगा, तो जब हम कभी लाइव क्लास वगैरह करेंगे तो आप डाउट पूछेंगे वहाँ पे, तो मैं बता दूंगा। इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, दूसरा आपके सिलेबस में अभी आपको पढ़ना नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको मन में होता है कि सर जानना है मुझे, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अंग्रेज़ी में। ये टैरिफ पॉलिसी क्या थी, कैसे वो हमसे टैक्स फ्री कच्चा माल लेते थे और फिर टैक्स फ्री फिनिश्ड गुड यानी कि बना हुआ माल बेचते थे, और हमारे लोग जो माल बनाते थे, तैयार करते थे, उस माल के ऊपर कैसे टैक्स लगा रखा था और फिर कैसे वो नुकसान पहुंचाता था, उसके पीछे का पूरा जोड़ घटाव गुणा गणित आपको सारा समझा दिया जाएगा।
आज़ादी के समय, आगे पढ़ता हूँ, आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनरुत्थान कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारी नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती थी। मतलब जब हम आज़ाद हो गए तो उसके बाद भारत के समाज को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की राजनीति को, भारत की संस्कृति को, इसको जो उठाना था, इसको जो बढ़ाना था और पूरी दुनिया के सामने दिखाना था कि जी नहीं, हम सिर्फ गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुए थे, हमने लड़के अपनी आज़ादी ली है और अब हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस चीज़ का एहसास दुनिया को दिलाना उस समय के नेताओं के लिए, उस समय के राजनीतिज्ञों के लिए, उस समय के भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, ये फिर काम की चीज़ नहीं है उतनी। अर्थव्यवस्था के बारे में अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया, फूट डालो और शासन करो। मतलब भारत के लोगों को ही भारत के लोगों के खिलाफ लड़वाते थे। हिंदू मुसलमान में लड़वाया, छोटी जाति बड़ी जाति में लड़वाया, ठीक है, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय में लड़वाया, पूर्वी भारतीय पश्चिमी भारतीय में लड़वाया। इन्होंने हर प्रकार से लोगों को लड़वाया। और फिर जब समझ सकते हो ना आप, मान के चलो कि एक ही परिवार में अगर दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो फिर कोई तीसरा, आप बोलते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा हो जाता है, तो वही वाली नीति थी ये। तो इस नीति का पालन करते रहे अंग्रेज़ और भारत के ऊपर वो करते रहे, शासन करते रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेज़ों के लिए एक उपनिवेश थी। उपनिवेश मतलब कॉलोनी। अब कॉलोनी क्या होती है, उपनिवेश क्या होता है, समझ लीजिए एक बार ध्यान से, ये चीज़ अब आपको आनी चाहिए। मान लीजिए एक है ताकतवर देश, एक है आपके पास में ताकतवर देश, ठीक है। अब ये ताकतवर देश क्या कर रहा है, एक कमज़ोर देश को पकड़ता है, कमज़ोर देश के साथ युद्ध लड़ता है, और कमज़ोर देश के साथ युद्ध लड़ने के बाद ताकतवर देश ने इस देश को क्या बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद क्या करेगा ये, गुलाम बनाने के बाद ये कमज़ोर देश की चीज़ों के ऊपर क्या कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा। कमज़ोर देश की चीज़ों के ऊपर क्या कर लेगा, कब्ज़ा कर लेगा। और कब्ज़ा करने के बाद वो क्या करेगा, खुद के अपने नियम बनाएगा। वो वहाँ के नियम कौन बनाएगा, अब ताकतवर देश बनाएगा। और नियम बनाने के बाद क्या करेगा, वो वहाँ पे राज करेगा, और राज करने के साथ साथ वहाँ पे व्यापार भी करेगा। और व्यापार जब करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको मुनाफा मिलेगा। तो इस पूरी तिकड़मबाजी में हो ये रहा है कि जो ताकतवर देश है वो कमज़ोर देश के ऊपर हावी हो रखा है। तो जो कमज़ोर देश है ये कहलाता है, ऐसा अगर कुछ हो जाए किसी दुनिया में या कभी भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो देश है, यह देश, कौन सा देश, कमज़ोर देश, यह देश उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिवेश है। उपनिवेश है किसका, ताकतवर देश का। ताकतवर देश का उपनिवेश है, ठीक है। तो जो कमज़ोर देश है वो उपनिवेश कहलाएगा। और उपनिवेश को हम अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं, उपनिवेश को हम अंग्रेज़ी में कॉलोनी बोलते हैं। अब पढ़िए आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इन्होंने कॉलोनी के बारे में, उपनिवेश के बारे में। जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, ठीक है ना, जब कोई भी देश किसी बड़े ताकतवर समृद्धशाली, तो ये जो ताकतवर देश है ये क्या होगा, ये समृद्ध देश होगा, ये बड़ा देश होगा, ये ताकतवर देश होगा। ज़रूरी नहीं है कि साइज़ में बड़ा हो सकता है साइज़ में देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, जो गिरा सारा रारा, है ना। तो वो वाली बात है कि कई बार छोटा देश होता है लेकिन वो बहुत ताकतवर होता है। जापान को देखो कितना छोटा देश है, लेकिन उसको कमज़ोर मत आंको, बहुत ताकतवर देश है। आज के डेट में भी जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, आज का जो इंग्लैंड है, वो भी भारत के उत्तर प्रदेश जितना भी नहीं है ढंग से अगर हम देखें तो, लेकिन फिर भी वो बहुत ताकतवर देश है, ठीक है। तो वो देश क्या करता है, जब कोई भी देश किसी बड़े
समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहे और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का रहता है। शासक देश कौन है यहाँ पे? ये ताकतवर देश ही शासक देश है, यही शासन कर रहा है ना, तो ये शासन कर रहा है। तो ये जो देश है, इस देश की सारी चीज़ें इस देश के अंदर हैं, मतलब सारा पावर, सारी ताकत इस देश के पास है, ताकतवर देश के पास है। और ये कौन था हम लोगों के केस में? हम लोगों के केस में ये इंग्लैंड था। अंग्रेज़ों ने ही हुकूमत किया ना, उनके देश का नाम इंग्लैंड है। और यहाँ पे क्या है? इंडिया था। इसी के लिए हम बोलते हैं भारत अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी, या हिंदी में बोलते हैं भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। ये बात समझ में आ गई आपको? उपनिवेश का मतलब क्या था? इसके आगे अर्थव्यवस्था का अर्थ मैंने आपको करा दिया है, और फिर ये सब आप जस्ट आपको रीड करना है, पढ़ लेना है, बस खुद से रीडिंग डाल लेना है। जो कठिन शब्द लगे उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका मतलब गूगल कीजिए। अगर गूगल पे नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, ये मैंने आपको करवा दिया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं कराई है इसमें, वो है यहाँ पे ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को आप देख लीजिएगा खुद से, बाकी मैं किसी वीडियो में इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लूँगा। अर्थव्यवस्था के प्रकार भी इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको करवा दिए हैं, और अब हम अगले वीडियो में करेंगे अर्थव्यवस्था का विकास। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, और आशा कीजिए कि हम बहुत जल्द वीडियो की क्वालिटी में और सुधार कर सकें, ताकि हम विद फेस रिकॉर्डिंग करें। और जैसा कि मुझे लग रहा है, जिस गति के साथ काम हो रहा है, बहुत जल्द ऐसा शुरू हो जाएगा। हार्डली 4-5 दिन लगेंगे जहाँ तक है। अगर बहुत ज़्यादा लग गया तो 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।